गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। मनीष, मनोज, रामपाल, लव, नितेश, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राम राम एवरीबॉडी। आई होप कि सारे बच्चे बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। क्लास स्टार्ट हो गई भाई सभी की, बताना एक बार। ये तो कह रहा सर स्ट्रेट लाइन को भाई स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे। हम्म वो कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ग्राफ के अंदर जो भी कुछ होता है ना सब कहते हैं कर्व। वो कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अच्छा, आज क्लास में बढ़ते हैं आगे। अभी हमने जो बेटा सेकंड लॉ पढ़ा था, उसे देखो हमने क्या क्या पढ़ा है क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो। सेकंड लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि किसी वस्तु पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बाह्य बल, ये बल किसके बराबर होगा? मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम के बराबर, है ना। एक मैंने क्या बोला आपसे कि इसी से हमने एक फॉर्मूला निकाला कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता एफ इजिकल टू एम ए के। एक हमने पढ़ा कि इम्पल्स, आवेग, तो इम्पल्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा? फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो इस तरह के हमने कुछ 3 फॉर्मूले कल की क्लास में डिस्कस किए थे। फोर्स है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एक है एक्सटर्नल फोर्स होता है एफ इजिकल टू एम ए के बराबर, और एक इम्पल्स पढ़ा फोर्स इनटू टाइम के बराबर। ये 3 फॉर्मूले हमने इनसे पढ़े। कुछ न्यूमेरिकल भी हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे और क्रिकेट खेलते समय जो फील्डर होता है ना, वो अपने हाथ को पीछे खींच के लेके जाता है, तो उसे इससे फायदा क्या होता है? भाई जैसे मान लो कोई भी फील्डर जब आप देखते हैं कैच करता है, तो ऐसा नहीं कि बॉल आई ऐसे पकड़ ली, वो बॉल आएगी तो ऐसे पकड़ेगा, है ना। बॉल आती है तो ऐसे कैच करते हैं, ऐसे सिखाया भी जाता है कि बॉल आए तो ऐसे कैच करो, है ना, इस तरीके से तो पढ़ा सकते हैं। और रावत भाई अब इसमें क्या बताऊं मैं कि आप 10th के साइंस पढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है कि आप ये बताओ कि कोई भी फील्डर कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच के क्यों लेके जाता है? हम्म आप कहेंगे सर वो ऐसा इसलिए करता है कि अगर सीधे बॉल आ रही है ऐसे पकड़ लेगा तो चोट हाथ पे ज्यादा लगेगी, और अपने हाथ पीछे खींच के लेके जाता है तो चोट कम लगती है उसके हाथ में। देखो ऐसा क्यों हो रहा होता है। अभी हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, वो उसके मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम के बराबर होती है, अपॉन टाइम। अब आप एक बात समझो कि भाई एक बॉल बेटा मान लो भागते आ रही है ना, ये बॉल भागते आ रही है, एक बच्चे ने से यहीं पर रोक लिया, सेम बॉल ऐसे भागते आ रही थी बिल्कुल पहले की तरह, पर एक ने से थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिए और ऐसे रोका। तो देखो इसका फायदा क्या होगा कि देखो दोनों केस में आप क्या कर रहे हो। भाई मान लो जब बॉल भागते आ रही थी तो बॉल के पास कुछ तो ग्राम की बॉल होती है, भागते हुए आएगी, कुछ वेलोसिटी भी होगी, यानी इस बॉल के पास मोमेंटम होगा। ये बॉल भागते आ रही मान लो उसका मोमेंटम है 100। आपने जब इसे रोक लेते हो, यानी कि आप इसे रोक रहे हो, यानी इसका मोमेंटम 0 कर रहे हो, यानी आपको मोमेंटम में चेंज क्या करना है? 100 से 0 करना है। अब वो 100 से 0 जो मोमेंटम में चेंज करना है, चाहे बॉल को ऐसे रोको तो भी बॉल रुक गई, मोमेंटम 100 से 0 हो गया, चाहे ऐसे करके रोको यहां पे रुक गई तो भी मोमेंटम 100 से 0 कर रहे हो, यानी आप मोमेंटम में चेंज तो दोनों केस में सेम कर रहे हो। भाई संवेग में परिवर्तन तो बराबर है, बॉल को रोकना ही तो है दोनों बार। बॉल भागते आ रही थी, 100 का मोमेंटम था, रोक दिया, 0 हो गया मोमेंटम। भागते आ रही थी, ऐसे रोक दिया, तो रोक तो अब भी दिया आपने, तो मोमेंटम में चेंज तो आपने दोनों केस में सेम किया। लेकिन सेकंड केस में आपने क्या किया? टाइम को इंक्रीज कर लिया। यानी पहले आपको जो बॉल रोक रहे थे मान लो कि आधे सेकंड में रोक रहे थे, अब बॉल को आप रोक रहे हैं मान लो कि 1.5 सेकंड में, तो अब टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम बढ़ा देंगे, तो यानी कि फोर्स क्या लगेगा? कम। नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर की घटेगी, तो आपको फोर्स चोट इसलिए कम लगती है क्योंकि जब आप बॉल को कोई भी फील्डर कैच करते समय जब अपने हाथों को पीछे खींच के लेके जाता है तो एक्चुअल में टाइम को इंक्रीज कर रहा होता है, तो टाइम इंक्रीज करके उससे आपके हाथ पे फोर्स चोट कम लगेगी, तो कम से कम चोट लगती है। तो इस वजह से क्या होगा कि आप कम दर्द महसूस करेंगे। जैसे आप कई बार देखते होंगे, जैसे मान लो कोई आपके पास में कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास को आप दीवार पे फेंक के मारो, कांच का गिलास चूरे चूरे हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने क्या किया, वही कांच का गिलास जो है, एक मान लो कि गद्दा है ना, गद्दा, उस गद्दे पर जब आप उसे फेंक के मार रहे हैं
तो क्या करेगा बेटा, वो गद्दे में गिलास जाएगा, अंदर की तरफ को दबाएगा गद्दे को। या मान लो कि आपने क्या किया कि कोई ऐसे गद्दा टांग दिया है ना, कोई ऐसे कोई कोमल सी चीज है, सॉफ्ट चीज है, उस पर कांच का गिलास फेंक के मार रहे हैं तो नहीं टूट रहा, लेकिन दीवार पर टूट जा रहा है। क्योंकि जब उस आप किसी गद्दे पर मारेंगे तो गद्दे पर टकराएगा, तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, वो बिल्कुल हार्ड नहीं है कि टकरा के तुरंत उसमें टकरा के तुरंत वापस आ जाए। तो उसके वो टकराएगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, टाइम को इंक्रीज कर रहा होता, तो इसलिए फोर्स कम लग रहा होता उस कांच के गिलास पे, तो इसलिए चोट कम लग रही है, उस कांच के गिलास को टूट कम रहा है, ये वजह होती है उसकी। या अभी के लिए आप ये समझो कि जब भी कोई फील्डर कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींच के लेके जाएगा, तो चाहे फील्डर डायरेक्ट कैच को ऐसे रोके चाहे ऐसे रोके, तो मोमेंटम में चेंज तो दोनों केस में सेम ही करना है, संवेग में परिवर्तन तो दोनों केस में सेम ही करना है। लेकिन जब हाथ पीछे खींच के लेके जाएंगे तो आप टाइम को इंक्रीज कर रहे होंगे, जब नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर घटेगी, तो फोर्स कम लगता है उसके हाथ पे, इसलिए ऐसा करता है। कई बार मैं ऐसे क्रिकेट विकेट खेलने जाता हूँ, मैं स्टेडियम में खेलते हैं हम, तो वही हुआ कि एक बार जैसे एक बॉल गई किसी फील्डर के पास, लेदर की बॉल से खेलते हैं हम स्टेडियम में मैच। अब उसने जो थ्रो नहीं होता, कई बार मारते तो कोई बंदा बहुत तेज थ्रो मार देता है, अब पीछे बैकअप के लिए कोई था नहीं, और वो जैसे ही आए बॉल, तो गलती से क्या हुआ कि हाथ ऐसे, बॉल ए आ रही है और बॉल पे हाथ जाना चाहिए ऐसे, और वो जल्दीबाजी में, क्योंकि वो बंदा बहुत क्लोज सा रन आउट था, तो बॉल आ रही है और मैं, बल्कि मेरा हाथ और आगे चला गया, मतलब कि बहुत तेज उसने थ्रो मारी और उसे पकड़ने के लिए, तो बहुत तेज चोट लगी और बहुत दिन तक ऐसे करता था मैं, तो हाथ में दर्द महसूस रहता था। तो कई बार वो आप जब एक होता ना कि जो एक मोमेंट होता है उसमें कई बार फिजिक्स नहीं अप्लाई कर पाते आप, कि जो रिफ्लेक्सेज है वो कई बार अलग तरीके से भी कर सकते हैं, तो चोट लगती है। एक दिन एक बंदे ने बहुत तेज शॉट मारा, मैं बॉलिंग कर रहा था, तो बिल्कुल प्रॉपर हाथ ऐसे गए और सबको लगा कि सर को बहुत तेज चोट लगी होगी, बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल प्रॉपर एकदम फिजिक्स अप्लाई हुई इसमें। मतलब जैसे यहाँ से अगर मैंने वो कैच को पकड़ना शुरू किया होगा, कोई यहाँ पे जाकर फिनिश हुआ, वो बहुत ज्यादा तेज शॉट था, और वो मैंने कोई ऐसा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, अपने आप से ही वो फ्लो में होता चला गया काम, है ना। तो बिल्कुल भी नहीं लगा, सब सोच रहे कि भाई हो सकता है कि उंगली पे लग गई हो तो टूट ही ना जाए। तो कई बार होता है अगर आप जितने ज्यादा खेलोगे तो वो आपके रिफ्लेक्सेस ऐसे होते जाएंगे कि अपने आप से आपके हाथ ऐसे चल रहे होंगे। कभी कभी खेलोगे तो हो सकता है कि बॉल आई और आपने क्या हुआ कि ऐसे हाथ लगा दिया, जैसे बॉल बहुत तेज आई और ऐसे कर दो, तो लग के ऐसे उंगली टूट जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूटन के थर्ड लॉ पर, तो लिखेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका हमने एक नाम दिया था एक्शन रिएक्शन लॉ। इसका मैंने हल्का सा जिक्र किया था, आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसे हम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ बड़े काम का है, बहुत जबरदस्त, ये आगे भी कई जगह यूज आएगा, कई जगह, उसे ध्यान समझना। अब मैं इसमें हर क्लास में एक स्टेटमेंट बोलता हूं और फिर बच्चों से पूछता हूं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो अब आपको पकड़ना है कि मैंने स्टेटमेंट सही बताई कि गलत बताई। कुछ क्लासों में सही बोलता हूं, कुछ में गलत। अब आपको पकड़ना है कि आपकी क्लास में सही बताया गया कि गलत बताया गया, है ना। पूरा ध्यान से एक एक शब्द सुनेंगे। तो न्यूटन अपने थर्ड लॉ में क्या कह रहा है हमारे से, इन्होंने कहा कि भाई जब आप किसी वस्तु में फोर्स लगाओ, जैसे कि आपने दीवार पर मुक्का ही मारा, तो पुश कर रहे हैं आप दीवार को, यानी फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे ना, तो जितना फोर्स आप उस वस्तु के ऊपर लगाएंगे, ठीक उतना ही फोर्स भी वो वस्तु आपके ऊपर लगाएगी। देखो, अगर आपने फोर्स लगाया दीवार पे, तो जो फोर्स आप लगाओगे उसे मैंने मान लो कहा एक्शन, मैंने दीवार को हिट किया तो एक्शन है, और ठीक उतना फोर्स दीवार मेरे ऊपर लगाएगी उसे हम कहेंगे रिएक्शन। और इस बात को ध्यान रखना कि अगर एक्शन मैंने लगाया, भाई मुक्का मैंने मारा दीवार पर, तो अगर एक्शन मैंने लगाया तो रिएक्शन भी मेरे ऊपर ही लगेगा। दूसरा, एक्शन लगा किस पे, दीवार पे, तो रिएक्शन भी दीवार ही लगाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं मुक्का मार रहा हूं दीवार पे
और मेरे पैर के नीचे का जो फर्श है वो मेरे ऊपर रिएक्शन लगाए। अगर आपने दीवार को हिट किया, एक्शन दीवार पे लगा तो रिएक्शन भी दीवार ही लगाएगी। अगर एक्शन हाथ के द्वारा लगा तो रिएक्शन भी हाथ पे ही लगेगी। इसलिए हम दीवार पर जब मुक्का मारते हैं तो तुरंत हम ऐसे करने लग जाते हैं, अगर बहुत तेज मुक्का मार दिया हो। क्यों? एक्शन हाथ ने लगाया था तो रिएक्शन भी हाथ के ऊपर ही लग रही है, इसलिए आपके हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, एक मैंने कहा कि जो एक्शन और रिएक्शन है, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एक्शन और रिएक्शन होते हैं दो इक्वल और अपोजिट फोर्स। जब दीवार पे जो आप एक्शन लगा रहे हो, फोर्स ही तो है, मुक्का मार रहे हो, तो एक्शन और रिएक्शन दो इक्वल अपोजिट फोर्स होते हैं। यानी अगर मैंने दीवार में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, दीवार मेरे ऊपर 20 न्यूटन का ही लगाएगी, पर वो होंगे अपोजिट। अगर मैं एक्शन लगा रहा हूं इधर को तो रिएक्शन लगेगा मेरी तरफ को। तो न्यूटन साहब ने कहा कि एक्शन और रिएक्शन दो इक्वल फोर्स हैं, दोनों अपोजिट भी हैं। अच्छा, अगर ये एक्शन रिएक्शन बेटा दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो यहां तक की स्टेटमेंट सही है कि गलत है? क्या लगता है आपको? जो बच्चे पहले किसी बैच में पढ़ चुके हैं वो तो बता देंगे, बाकी बताओ जितना मैंने बोला यहां तक की बात सही थी कि गलत थी? जितने बच्चे बोल रहे हैं सर आप सही बोल रहे हैं, उन सबका गलत है। देखो, मैंने एक जगह गलती की है, वो जो आप पकड़ नहीं पाए हो। मैंने पूरी कहानी आपको बहुत सुंदर सुनाई कि आप किसी दीवार पे हिट कर रहे हैं, तो आपने जो हिट किया वो एक्शन था, बहुत बिल्कुल सही कहा मैंने। दीवार ठीक उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगी, वो रिएक्शन है। अच्छा, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल फोर्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतनी दीवार मेरे पे भी लगाएगी, तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल भी है, दोनों बेटा अपोजिट भी होते हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल फोर्स भी है, दोनों अपोजिट भी है, पर एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, निरस्त नहीं करते। जितना होगा एक्शन ठीक उतना ही रिएक्शन भी होगा। अगर एक्शन लग रहा है इधर को, रिएक्शन भी इधर को लगेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया दो बराबर बल भी है, विपरीत भी है, पर एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देते, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते, आप दीवार पर कितना भी तेज मुक्का मारते आपके हाथ में कभी चोट ही ना लगती। अब देखो, दो इक्वल अपोजिट फोर्स कैंसिल करते कब है, उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास से कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे लगाया 15 न्यूटन का फोर्स इधर को और 15 ही न्यूटन का इधर को। देखो, ये दोनों फोर्स कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। पता क्यों कर रहे हैं? दोनों फोर्स इक्वल हैं, 15-15 न्यूटन, दोनों अपोजिट भी हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो लाइन जो आप ध्यान नहीं देते हो, दोनों फोर्स इक्वल भी है, अपोजिट भी है, बेटा दोनों एक ही वस्तु पे लग रहे हैं। दो फोर्स तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, तीन कंडीशन है, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए, और दोनों एक ही वस्तु पे काम करें। जैसे मार्कर है ये, इसी के ऊपर अगर इक्वल अपोजिट फोर्स लगा देंगे, फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, मार्कर वहीं के वहीं रुका हुआ है। लेकिन एक्शन रिएक्शन में दिक्कत क्या है कि एक्शन कहां लगा था? दीवार पर, तो मेरे मुक्के से दीवार हिल गई, और रिएक्शन कहां लगा? मेरे हाथ पे, तो हाथ में चोट लग गई। तो एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स है, पर अलग अलग वस्तु पे काम कर रहे हैं, इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। अब आप सोचो, ये दो वस्तुएं हैं, मैं जितना फोर्स लगाऊंगा इस मार्कर पे उतना ही लगाऊंगा इस रिमोट पर भी, इक्वल फोर्स अपोजिट भी लगाऊंगा। देखना, इस पे फोर्स लगाऊंगा इधर को, इस पे लगाऊंगा इधर को, इक्वल अपोजिट, तो ये फोर्स कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं, ये मार्कर इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कहां कैंसिल हो रहे हैं? कैंसिल तब होते अगर दोनों फोर्स एक ही वस्तु पे लगते। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन बेटा ये एक दूसरे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि तो अलग अलग वस्तु पे काम कर रहे हैं। इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि आप जब नदी में तैरते हैं, नदी में आप अपने हाथ से पानी को पीछे धकेल रहे होते हैं तैरते हुए। आपने बेटा पानी को पीछे की तरफ पुश किया, तो जितना फोर्स आप लगाएंगे पानी पर, उतने फोर्स पानी आप पर लगाएगा। तो जब आप पानी को पीछे पुश कर रहे होते हैं तो बेटा आपको पानी आगे पुश कर रहा होता है। तो आपने पानी को पीछे पुश किया, पानी ने आपको आगे पुश किया, तो एक फोर्स लग रहा पानी पे, एक आपके शरीर पे, कैंसिल होंगे ही नहीं, इसलिए आप पानी में तैरते हो आगे बढ़ जाते हो। अगर एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाया करते तो आप पानी में वहीं के वहीं ऐसे ऐसे करते रहते, कभी आप आगे बढ़ ही ना पाते। दूसरा, जैसे कि आप जब जमीन पर चलते हैं, आप देखो एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं, आप अपने पैर से जमीन को पीछे धकेल रहे होते हैं।
पीछे आपने धकेला, तो जितने फोर्स आप जमीन को पीछे धकेल रहे हैं, ठीक उतने फोर्स जमीन भी आपको आगे धकेल रही होती है, ठीक उतनी फोर्स से। तो दोनों अलग अलग पे लग रहे हैं, आपने फोर्स लगाया जमीन पे, जमीन ने लगाया आपके शरीर पर, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप जैसे बंदूक, एक आपने पिस्टल ली, आपने ट्रिगर दबाया, गोली गई आगे, वो एक्शन था, और आपका हाथ गया पीछे को, रिएक्शन है। तो एक्शन लगा गोली पर, रिएक्शन लगा बंदूक के ऊपर, तो दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो कैंसिल नहीं होंगे। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल भी है, अपोजिट भी है, ये कैंसिल क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तु पे काम कर रहे होते हैं। रॉकेट इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। भाई रॉकेट में जो फ्यूल है वो जल रहा है, गैस पीछे की तरफ को भाग रही है, और रॉकेट का जो खोखा है वो आगे की तरफ को भाग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल भी है, अपोजिट भी है, अलग अलग वस्तु पे काम करने की उसे कैंसिल नहीं करेंगे। इसका फेमस एग्जाम्पल जब मैं आपको लिखाऊंगा तो उसमें नदियों में तैरना, सड़क पे चलना, और रिकॉइल ऑफ गन, बंदूक का पीछे की तरफ को हटना जब गोली उससे फायर की जाती है, रॉकेट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के। या जैसे आप कभी बोटिंग करने गए हो, आप किसी बोट में बैठे हैं, और जैसे आपकी बोट किनारे पे आती है, तो आप क्या करते होंगे, जैसे आप किनारे पे आपकी बोट आई और आप उस बेटा बोट से किनारे की तरफ कूदते होंगे, तो आपने देखा होगा कि बोट पीछे की तरफ को भागती है। क्यों? जब उस बोट से आप कूदोगे किनारे की तरफ, तो आप एक्चुअली अपने पैर से बोट को पीछे धकेल रहे हैं। तो आपने बोट को पीछे धकेला और बोट आपको आगे धकेलती है, तो आपको बोट ने आगे धकेला, तो आप किनारे पे पहुंच गए और बोट थोड़ी सी पीछे हट गई। तो व्हेन ए सेलर जंप्स फ्रॉम ए बोट, बोट गोज बैकवर्ड। तो जब एक सेलर, एक नाविक बोट से कूदता है, तो बोट पीछे की तरफ को क्यों जा रही है? भी एक्शन रिएक्शन लो का एग्जांपल है। एक्शन रिएक्शन बड़ा बेहतरीन है डे लाइफ में फील करने के लिए। समझ रहे बात को? अब यहां पे हम लिखेंगे सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि एक्शन एंड रिएक्शन आर, एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल एंड action and reaction are two equal and opposite forces. Action and reaction are two equal and opposite forces which act on different bodies, therefore they never cancel out each other। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर दे नेवर कैंसिल आउट ईच अदर। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। दूसरा बेटा चीज और ध्यान रखना, ये जो एक्शन और रिएक्शन है ना, एक्शन लगा दीवार पे और रिएक्शन लगा आपके हाथ पे, ये एक्शन रिएक्शन बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। जैसे लगता है एक्शन, ठीक उसी मोमेंट पर रिएक्शन लगती है। इनके बीच में कोई टाइम का गैप नहीं है, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी गैप नहीं होता इनके बीच में। ठीक है भाई, क्यों टाइम खराब करते हो? फिजिक्स की कितनी क्लास होंगी, हर क्लास में बताऊं ये बात, ये कितनी क्लास होंगी, रोज क्लास में आया करो, पता चल जाएगा। अगली क्लास में अगर किसी क्वेश्चन आए ना कितनी होंगी, भगा दूंगा क्लास से उसे परमानेंट। अरे 2 मिनट में आ जाएगा एक नया बच्चा, कितनी क्लास होंगी, मैं लेट हो गया हूँ, कितना पढ़ा दिया है, कितनी स्लाइड हो गई है, बस टाइम खराब करने आ जाएंगे क्लास में। आगे लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन, एक्ट साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ, साइमल्टेनियसली। द टाइम डिफरेंस between them is zero। Action and reaction act simultaneously, the time difference between them is zero। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं, इनके बीच का समय अंतराल शून्य होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं, इनके बीच का समय अंतराल शून्य होता है। एक्शन एंड रिएक्शन
act simultaneously, the time difference between them is 0। ठीक, इसकी बेटा एग्जांपल लिखेंगे हम, ये हमारे काम के हैं। एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण, न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या लिखेंगे? स्विमिंग इन रिवर्स, नदियों में तैरना। सेकंड लिखेंगे वॉकिंग ऑन रोड, सड़क पर चलना। वॉकिंग ऑन रोड, सड़क पर चलना। तीसरा लिखेंगे रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ ए बुलेट। गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे की तरफ हटना। गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे की तरफ हटना। रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट। गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे की तरफ हटना। अगर लिखेंगे रॉकेट, ये बहुत आता है, रॉकेट किस न्यूटन किस नियम पे काम करता है? थर्ड पे। अगर लिखेंगे when a sailor jumps from a boat, boat goes backward। जब कोई नाविक नाव से किनारे की तरफ कूदता है। हिंदी वाले खुद लिखो भाई, मैं हर एक चीज बोल रहा हूं। ये नहीं लिख सकते तुम नदियों में तैरना, अगर इतना हिंदी नहीं लिख सकते तो फिर पढ़ ही क्यों रहे हो तुम? ये हर चीज बोली है, स्विमिंग इन रिवर्स, नदियों में तैरना नहीं लिख पा रहे, नदियों में तैरना। वॉकिंग ऑन रोड, सड़क पर चलना, तीसरी क्लास का बच्चा लिख लेगा। तीसरा गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना, रॉकेट। और लास्ट वाला बोल ही रहा हूं मैं, जब कोई नाविक नाव से किनारे की तरफ कूदता है, जब कोई नाविक नाव से किनारे की तरफ कूदता है तो नाव का पीछे हटना। जब कोई नाविक नाव से किनारे की तरफ कूदता है तो नाव का पीछे की तरफ हटना। ये सारे न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल हैं। चाहे नदियों में तैरना आ जाए, सड़क पर चलना आ जाए, गोली चलने के दौरान बंदूक का पीछे की तरफ हटना आए, रॉकेट किस पे काम करता है, कोई नाविक जब नाव से किनारे की तरफ कूदता है तो नाव का पीछे की तरफ हटना, सब किस में जाएंगे? न्यूटन के थर्ड लॉ में। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे इसमें हम, बेटा न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल लिखवाए मैंने, पांचों एग्जांपल, ये सारे के सारे सेम एग्जांपल जो हैं, सब के सब सेम एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। हिंदी में लिखेंगे ये सभी उदाहरण रेखीय संवेग संरक्षण के भी हैं। ये सभी उदाहरण रेखीय संवेग संरक्षण के भी। देखो उसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, रेखीय संवेग संरक्षण के भी हैं। देखो कई बार बेटा ऐसा होगा, पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई रॉकेट किस पे काम करता है, तो पेपर में आपको पता है कि रॉकेट काम करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर, लेकिन आपको न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण पे काम करता है। ऐसे ही जब गोली चलती है तो बंदूक का पीछे की तरफ हटना किस पे काम करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर ये लिखा नहीं मिला तो आपको लिखा मिलेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जब मैं आपको अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ना, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से, आपसे पेपर में कह देगा कि भाई 2 किलो की बंदूक से अगर एक गोली 20 ग्राम की 50 की स्पीड से आगे गई तो बंदूक कितनी स्पीड से पीछे की तरफ को हटेगी, तो आपको बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है, वो पीछे की तरफ कितने वेग से हटी वो आपको बताना है।
तो जब हम मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही सिद्धांत यूज करेंगे वहां पे हम रेखीय संवेग संरक्षण का। तो इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल पेपर में पूछ ले तो न्यूटन थर्ड लॉ लिखा मिलेगा। अगर न्यूटन थर्ड लॉ लिखा नहीं मिला तो फिर आपको रेखीय संवेग संरक्षण लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा मिल सकता है। तो जितने भी एग्जाम्पल न्यूटन के थर्ड लॉ के हैं वो सारे के सारे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के भी हैं, और ये बात हम न्यूमेरिकल करते समय अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, एक बार आप इस सबको उतार लो और ये लाइन जरूर लिख लेना कि जितने भी उदाहरण न्यूटन के थर्ड नियम के हैं वो सभी के सभी किसके हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन के भी हैं। अब यहाँ पे एक आध क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ये करो। चलो ये तो पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, गलती से ये खुल गया, पहले तो यही कर लो। मनोज, वेक्टर, ऋचा, जया, प्रभास, नितेश, इसने क्या लिखा है, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। बट अगर किसी वस्तु पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो वस्तु जैसी स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी। तो कह रहा है गेट डी शेप्ड, मूव विद इंक्रीजिंग स्पीड, आइदर रिमेन रेस्ट और मूव इन स्ट्रेट लाइन, ब्रेक। किसी वस्तु पर अगर फोर्स काम नहीं करेगा तो जो भी उसकी स्टेट है वही बनी रहेगी, वो रुकी थी तो रुकी रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में भी बनी रहेगी। ये वाला करना भी हम आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं आपसे, गलती से खुल गया था वो। इसने कहा एक्शन रिएक्शन फोर्सेज, कृत्या क्रिया प्रतिक्रिया बल। एक लिखा कि एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक लिखा एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। आप समझ ही गए हैं, है ना, कि टाइम खराब नहीं करना। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, एक ही वस्तु पर काम करते ही नहीं है। एक लिख रहा कि एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो देखो एक ही लाइन में काम करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो एक्शन लग रहा है इधर को, तो ठीक इसी लाइन में ही रिएक्शन लगेगी इधर को अपोजिट। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन लग रहा है इधर को और रिएक्शन लग रही है, ऐसे नहीं। ये एक ही लाइन में लगते हैं, अलोंग वन लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे और डिफरेंट लाइन के अलोंग नहीं होंगे, एक ही लाइन के अलोंग होंगे ये। ठीक है, एक ही रेखा के अनुदिश कार्य करेंगे। उसी रेखा में एक अगर इधर है तो एक इधर है, अगर एक्शन इधर है तो ठीक रिएक्शन ठीक इसके इसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें केवल बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, है ना। सूरज, रावत, अंकिता, विकास, ऋचा, सबका ठीक है, एकदम बढ़िया। अब मैं चाहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे ध्यान से, ये वाला। क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे पहले आप सभी 8 और फिर उसका आंसर देंगे। अनुज, अंशु, के, रामपाल, कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं।
इसने कहा कि बेटा एक सूटकेस के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े कुली पर विचार करें। ये कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर एक कुली है, उसके बारे में आप सोचो, पर विचार करें जो 200 न्यूटन के बल से अपने सिर को दबाता है। इस बल को क्रिया के रूप में ले, प्रतिक्रिया बल क्या है। ये कह रहा है कि कंसिडर ए पोर्टर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विद ए सूटकेस विच प्रेसेज इज हेड विद ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अच्छा बेटा जो सूटकेस है ना वो इसके सर को 200 न्यूटन से दबा रहा है। अगर इसे मैं एक्शन लूं तो रिएक्शन क्या होगा। भाई एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक्शन लगाएगा रिएक्शन भी उसी के ऊपर लगेगी। दीवार पे मुक्का मेरे हाथ ने मारा तो रिएक्शन भी हाथ पे लगेगी। तो बेटा एक्शन किसने लगाया, सूटकेस ने, तो रिएक्शन भी सूटकेस ही लगाएगा। ठीक है, सॉरी, एक्शन लगाया सूटकेस ने किसके ऊपर, आपके सर के ऊपर, है ना। लिखा ना कि विद ए सूटकेस विच प्रेसेज इज हेड विद ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो बेटा अगर एक्शन 200 न्यूटन का सूटकेस ने लगाया तो रिएक्शन भी लगेगी सूटकेस पे। ठीक है, अब एक्शन लगा किस पे था, हेड पे, तो रिएक्शन हेड ही लगाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा। एक तो बेटा देखो फालतू के ऑप्शन नहीं है, द अर्थ का कोई मतलब नहीं है, द हेड ऑन द सूटकेस। भाई अगर एक चीज बताओ, सूटकेस ने सर को दबाया है तो सर भी तो सूटकेस को दबाएगा। तो जितने फोर्स से सूटकेस ने फोर्स लगाया सर के ऊपर, ठीक उतने फोर्स से सर सूटकेस पे फोर्स लगाएगा। तो आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन। जो एक्शन लगाएगा रिएक्शन भी उसी के ऊपर लगेगी। तो भाई अर्थ का जिसमें लिख रखा सब तो गलत ही है। ये सी ऑप्शन बता रहा है एक बच्चा, कोई बी बता रहा है, जिसका जो मन कर रहा है। क्लास में मैंने स्पेशली बोला था आपसे कि अगर आप दीवार पर मुक्का मार रहे हैं अपने हाथ से, अगर एक्शन हाथ ने लगाया तो रिएक्शन भी हाथ पर ही लगेगा। एक्शन अगर दीवार पर लगा तो रिएक्शन भी दीवार ही लगाएगी। अगर आप अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं दीवार पर तो दीवार फोर्स लगाएगी हाथ पर। देखो हाथ दीवार, दीवार हाथ, ये तो पेयर चल रहा है कि हाथ ने दीवार पे तो दीवार ने हाथ पे, हाथ दीवार, दीवार हाथ। तो ऐसे यहां पर भी सूटकेस सर, सर सूटकेस, ऐसे बदल दो। बीच में और कोई किसी का मतलब भी नहीं है। आप लोग पता नहीं क्या फर्जी कुछ भी ऑप्शन देखते हो और जिस ऑप्शन से प्रभावित से हो जाते हो उस पर टिक लगा देते हो। अच्छा क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको ऐसे पूछा था बोलते हुए, है ना। देखो सेम क्वेश्चन आ गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज्यादा है। तो मैंने चारों देखो यही ऑप्शन लिए थे कि एक पिन, एक इंक पॉट और एक आपकी फिजिक्स की बुक और आपका शरीर। तो किसका इनर्शिया ज्यादा बताया था मैंने, आपके शरीर का, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी कैसा होगा, ज्यादा, है ना। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो पहले कौन से वाला करवाया जाए, बस मैं यही ढूंढ रहा हूँ। न्यूमेरिकल इसमें काफी सारे हैं, तो एक दो क्वेश्चन बीच में ये पूछते हैं पहले आपसे, दो क्वेश्चन। ठीक, बेटा पहले दो क्वेश्चन आप ये करो, फिर आएंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन वाले न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 22, टिंकू, अंकिता, अब्दुल, वेक्टर, सब करो ये। कुछ आंसर हमारे पास आने लगे हैं। वेक्टर का सबसे फास्ट आया, इसने कहा बेटा कि 3 फोर्सेज एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड कीप इट एट रेस्ट, इट इज पॉसिबल टू हैव। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहे हैं
और तब भी वो रेस्ट पर है, ऐसा कब हो सकता है? तो पहले में कहा इसने कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ईस्टवर्ड, अगर बेटा तीनों की तीनों फोर्स ही अगर ईस्ट में लगेंगे तो नेट फोर्स ईस्ट की तरफ आएगा, तो वस्तु ईस्ट में भागनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ये कह रहा है कि टू फोर्स एक्टिंग ईस्टवर्ड एंड वन एक्टिंग नॉर्थवर्ड। बेटा देखो दो फोर्स जो है वो ईस्ट में काम कर रहे हैं, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ईस्ट में आएगा, एक नॉर्थ में काम कर रहा है, तो जो इन दोनों का फिर एक नॉर्थ में लग रहा है और जो दो ईस्ट में थे उनका रिजल्टेंट भी ईस्ट में आएगा और ये नॉर्थ में, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा फिर दोनों के कहीं बीच में आएगा, तो ऑब्जेक्ट इस दिशा में भागने लग जाएगा। तो ये भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि एक फोर्स अगर ईस्ट में लग रहा हो एक नॉर्थ में लग रहा हो, ये बैलेंस नहीं कर सकते दूसरे को, ये गलत हो गया। वन फोर्स एक्टिंग ईस्टवर्ड, वन वेस्टवर्ड एंड वन साउथवर्ड। भाई एक ईस्ट में लग रहा है, एक वेस्ट में, एक साउथ में, ठीक है। मान लो कि ईस्ट और वेस्ट वाले ने तो आपस में बैलेंस कर लिया एक दूसरे को, तो साउथ वाले से वस्तु साउथ की तरफ भाग जाएगी, ये भी गलत हो गया। कह रहा है कि वन फोर्स एक्टिंग ईस्टवर्ड एंड टू फोर्सेज वेस्टवर्ड, है ना। ये ऐसे फालतू में कुछ लिखा आ गया। अब बेटा देखो एक फोर्स लग रहा है ईस्ट में, दो लग रहे हैं वेस्ट में, एक ईस्ट में लग रहा है दो वेस्ट में। अब ये दो वेस्ट में जो हैं इनका रिजल्टेंट भी वेस्ट में ही आएगा, एक ईस्ट में। अब मान लो कि जैसे मान लो कि बेटा ईस्ट में लग रहा था 10 न्यूटन का, ये वेस्ट में दो है पर एक इनमें से 4 न्यूटन का, एक 6 न्यूटन का है, तो 4 और 6 इधर भी कितना हो गया 10, इधर भी कितना हो गया 10, तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो वस्तु रेस्ट भी बनी रहेगी। तो डी सही आंसर है। देखो अगर फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वही बैलेंस कर सकते हैं एक दूसरे को, ये फोर्स कभी नहीं बैलेंस कर पाएंगे कि एक पूरब में है, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में। चलो भाई ये 10 है, ये भी 10 है, इन्होंने तो बैलेंस कर लिया, पर इसके वजह से वस्तु साउथ में भाग जाएगी। एक ईस्ट में एक नॉर्थ में है, तो इनका रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा, तो वस्तु इस दिशा में भागती रहेगी, है ना। तो डी वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं इसमें। एक ये वाला करो। ये वाला करेंगे ट्राई। ये के लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। इसने आपको पूरा टाइम दिया है भाई करने के लिए। क्वेश्चन देखने में लंबा सा लग रहा है पर है कुछ नहीं इसमें। इसने कहा है अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन ए वुडन प्लैंक विद मास m1 kg, इट एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आपने क्या किया कि 5 न्यूटन का बल आपने लगाया है एक लकड़ी के तख्ते पर जिसका मास m1 kg है और 10 का एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अनदर प्लैंक ऑफ मास m2 kg एक्सेलरेट विद an acceleration of 20 meter per second square when the same force is applied. If both the plank are tied and with each other and the same force is applied on them, what will be the acceleration? देखो सबसे पहले बेटा देखो आपने 5 न्यूटन का बल लगाया 5 न्यूटन का और कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ 10 का, और ये आपने किस फोर्स लगाया m1 kg पे, तो आप m1 की वैल्यू निकाल लो, F इक्वल टू m में से
एफ कितना है 5, m1 एक्सेलरेशन है 10, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5/10 यानी कि 1/2 kg। m1 तो 1/2 kg हो गया। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या है, आपने फिर से फोर्स लगाया, सेम फोर्स 5 न्यूटन का, लेकिन m2 पर, और एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ इस बार 20 का, तो m2 की वैल्यू होगी 5/20 यानी कि 1/4 kg। तो आपने m1 m2 निकाल लिया 1/4 kg। तो बेटा m1 की वैल्यू तो हाफ kg आ गई और उसकी आ गई 1/4 यानी कि 0.25 kg। अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ दिया और सेम फोर्स लगाया। अच्छा, मैं जब दोनों को जोड़ दूंगा तो बेटा टोटल मास कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1/4, तो 4 आ गया एल्सियम, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 3/4 kg हो जाएगा टोटल मास। तो टोटल मास हो गया 3/4 kg। और एफ इजकल टू एम में लगा दो, कह रहा फिर से सेम फोर्स लगाया 5 न्यूटन का ही, और मास कितना है 3/4, एक्सेलरेशन निकालना है तो 20/3 यानी कि 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो जिन बच्चों का ए है, खानसा, अंशु, विजय, उनका ठीक है, अंकिता का बी गलत है, मुदस्सर का डी गलत है, तो बेटा ये आएगा। अरे कुछ नहीं है इसमें, एफ इजकल टू एम में ही लगाना है बस, वो एफ इजकल टू एम में 3 बार लगाना है। 5 न्यूटन का बल लगाया, 10 का एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 kg। फिर सेम फोर्स लगाया यानी कि 5 न्यूटन का ही, एक्सेलरेशन 20 का पैदा हुआ, तो मास कितना आ गया 1/4 kg। कह रहा दोनों को जोड़ दो, जब दोनों तख्तों को बांध दोगे तो टोटल मास हो जाएगा 3/4 kg। ये टोटल हो गया 3/4 kg। और फोर्स फिर कह रहा सेम ही लगाओ, 5 का ही लगाओ, तो एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा 6.67। तो जिस बच्चे का 6.67 आया उसका बिल्कुल ठीक है। टिंकू के सचिन वेक्टर, थोड़ा और फास्ट आंसर दो भाई, इतना टाइम लगाओगे तो बस हो गया काम। पूरे ब्रह्मांड का क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा आंसर अब आ रहे हैं मेरे भी करने के बाद। अब आते हैं यहाँ पे। हम्म अरे आया क्वेश्चन पिछले वाला समझ में? तो जितना बताया जा रहा है कितने बच्चों को समझ में आ रही है बातें? वाई लिखो, जैसे समझ में आ रही है नहीं आ रही वो एन लिखो। और आपको पता ही शर्त क्या है, कमेंट केवल वाई या एन वाला वही बच्चा करेगा जो शुरू से क्लास ले रहा है ठीक 11:15 बजे से, और इसने पीछे की भी सारी क्लास ले रखी है। तो चलते फिरती क्लास में ऐसे ही आ गया, कोई क्लास पढ़ी कोई नहीं पढ़ी, क्लास 11:15 के 11:45 आ गए, वो कमेंट ना करें, वो दूर रहें, है ना। तो बाकी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, हमें पता तो चले कितनों तक सही से हमारी बात पहुंच पा रही है। टिंकू रावत की, अंकिता, अंशु, सचिन, गुड्डू, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, बबलू भैया हैं, बता दो यार, गुड्डू भी पढ़ रहा है हमारे से। लग रहा है काम धंधा मंदा चल रहा है गुड्डू भैया का आजकल, है। प्रमोद के, टिंकू, सूरज, नितेश, चलो बस इतने कमेंट काफी हैं। अब रुक जाओ, अब यहाँ आ जाओ। अब मैं बेटा आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद में लगभग लगभग ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो बेहतरीन सी पिस्टल है, ये गुड्डू भैया से हमने लिया भी है, खरीदी है, मिर्जापुर से आई है, देखो अभी ये बेहतरीन पिस्टल, है ना। और इसमें यहाँ पे एक बुलेट हम फायर करेंगे अभी, ये ट्रिगर है। अब बेटा मान लो कि हमारे पास में एक पिस्टल थी, इसका हमने ट्रिगर दबाया, तो जब इसके अंदर पूरा सिस्टम होता है, स्प्रिंग स्प्रिंग खींचता है तो चोट मारता है ना बुलेट पे, वो बुलेट बाहर भागती है जो भी है। अब जैसे हमने क्या किया, इसका ट्रिगर दबाया तो इससे एक बुलेट निकली, एक गोली निकली, और ये गोली का जो मास है ये मान लो कि 20 ग्राम का है, और ये 20 ग्राम की जो गोली है ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रही है इधर को, इस डायरेक्शन में। तो पेपर में पूछेगा कि अगर ये पिस्टल जो है हमारे पास में
अगर ये पिस्टल जो है ये टोटल हो 1.5 किलोग्राम की, तो ये कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ हटेगी? ये हम सभी को पता है ना कि अगर बुलेट आगे की तरफ को जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ को हटती है। तो कह रहा है कि अगर ये 20 ग्राम की बुलेट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ भाग रही है, तो ये बताओ कि 1.5 किलोग्राम की बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ को भागेगी। अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, ये अपने हाथ में मैंने गन ली, ठीक। अब मैं इसमें ट्रिगर दबा रहा हूँ, गोली जा रही है आगे और बंदूक जा रही है पीछे। तो मेरे पास जो ये पूरी की पूरी जो बंदूक है ना, ये बंदूक, इसमें होगा क्या, जब आप गोली चलाएंगे आगे और बंदूक पीछे की तरफ को जाएगी, तो बेटा जितना मोमेंटम किसी सिस्टम का, अगर किसी सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल ना लगे, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनल का यानी कि इसी बंदूक में एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जो फोर्स लगाएगा वो इंटरनल फोर्स होंगे। इसी बंदूक का एक पार्ट दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, अगर हम किसी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं, तो मैंने आपको बताया था अगर किसी वस्तु पे बाह्य बलों का योग शून्य हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, उसका मोमेंटम सेम रहेगा। यानी बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम होगा इस पूरी बंदूक का बिफोर फायरिंग, वही मोमेंटम आफ्टर फायरिंग भी होगा। तो आप याद रखना कि जब भी पेपर में आपसे कहे गोली चली बंदूक पीछे हटी, तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है कि बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, जब फायरिंग हुई नहीं, आपने बस हाथ में ऐसे पिस्टल पकड़ रखी, जब फायरिंग हुई नहीं तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर फायरिंग? तो जीरो होगी। और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इंटू वेलोसिटी है। जब फायरिंग हुई नहीं तो बुलेट भली 20 ग्राम के, इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो बुलेट का मोमेंटम कितना? जीरो। यानी बिफोर फायरिंग जो बुलेट है इसका मोमेंटम प्लस किसका मोमेंटम, जो आपकी पूरी गन है, इसका ये गन है, इसका मोमेंटम इजकल टू किसका होगा? आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। अब मुझे बताओ जब फायरिंग हुई नहीं तो बिफोर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम तो जीरो है, जब फायरिंग नहीं हुई, जब बुलेट ही नहीं निकली तो बंदूक भी पीछे की तरफ नहीं हटेगी, तो गन का मोमेंटम भी कितना होगा? जीरो। यानी बिफोर फायरिंग जो है, चाहे वो बुलेट हो चाहे वो गन हो, दोनों का मोमेंटम शून्य है, क्योंकि जब तक आप फायरिंग नहीं करोगे तो वेलोसिटी जब बुलेट के पास नहीं है तो बंदूक भी पीछे नहीं हटेगी, दोनों की वेलोसिटी जीरो। लेकिन बेटा आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम क्या हो गया, बुलेट इतनी वेलोसिटी से भाग रही है तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है 20 ग्राम, आपको पता हम न्यूमेरिकल में ऐसा यूनिट यूज करते हैं, ग्राम का बना लेंगे किलोग्राम, है ना भाई, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। और वेलोसिटी कितनी है इसकी? 10। अच्छा, जो बेटा गन है ये कितना मास है? 1.5 kg, और ये कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी, इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अब यहां बस हो गया हमारा काम, अब तो कुछ बचा ही नहीं। यही कॉन्सेप्ट बार बार देखो हम 5-7 क्वेश्चन पे लगवाएंगे, आपको बिल्कुल रटवा देंगे अभी। तो ये जीरो हो गया, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, तो कितना हो गया हमारे पास में? 0.2 प्लस 1.5v, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1.5v हो गया माइनस 0.2 के बराबर, पॉइंट से गया पॉइंट, तो v की वैल्यू होगी -2/15। 2/15 हमारा आंसर आ गया, -2/15। एक बच्चा कह रहा 7.5, अरे -2/15 आएगा आंसर इसका, तो इतने वेलोसिटी से ये मूव करेगी। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? अब आप एक चीज देखो, जब आपने बेटा इस बुलेट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, जब आपने बुलेट की वेलोसिटी पुट की फॉर्मूले में तो आपने ली पॉजिटिव, और गन की वेलोसिटी आई है नेगेटिव। तो अगर ये वेलोसिटी आप पॉजिटिव ले रहे हो और इसकी आ रही है नेगेटिव, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ये पीछे की तरफ हटेगी। यानी अगर जब आप ट्रिगर दबाते हैं इधर को गोली जाती है, बंदूक भी उधर को नहीं जाती, बंदूक उसके पीछे जा रही है। तो माइनस आपको ये बता रहा है कि जो बेटा गन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो जैसे मैं आपसे अभी कुछ पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही मिल जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फायरिंग से पहले, जब फायरिंग हुई नहीं, तो बुलेट का मोमेंटम और गन दोनों का मोमेंटम 0-0 पुट करना है। आफ्टर फायरिंग आपने क्या करना है? बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी प्लस गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी, ठीक। बस याद रखना कि अगर ऐसा नहीं कि एक चीज केजी में रख रहे हैं, ग्राम में रख रहे हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं, ये पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे कैसे, है ना। यहां से करते हैं, चलो करो ये क्वेश्चन।
कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं अंकिता टिंकू के प्रजापति के। इसने कहा है ए 30 ग्राम बुलेट इज फायर्ड हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए 2 kg पिस्टल, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। आपको बेटा पता ही है कि बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम किसका बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के। तो बिफोर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम भी जीरो है और पिस्टल का भी जीरो है। लेकिन आफ्टर फायरिंग जो बेटा हमारे पास बुलेट कितने ग्राम की है, 30 ग्राम की, तो इसका ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, ठीक, केजी बदल लिया। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड की, प्लस गन हमारी कितने की है, 2 kg की है। इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो यहां देखो 1 0 से गया 1 0, 1 0 से गया 1 0, तो 15 3 45, यानी कि हो जाएगा ये 4.5, 10 से भाग भी करेंगे ना, प्लस 2v, तो 2v इधर हो गया माइनस का ये, तो v की वैल्यू होगी माइनस 4.5/2, तो 4.5 का आधा करेंगे तो माइनस 2.25 मीटर पर सेकंड, यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास ए। ठीक है, तो इसका ए है। तो जिसका ए आया उसका ठीक आया, ज्यादातर का सही है, एक रामपाल का गलत दिख रहा मुझे, बाकी सबका सही है ए। भाई आपको पता ना कि जब भी गोली आगे की तरफ जाएगी और पिस्टल पीछे की तरफ जाएगी, तो इस वाले केस में हमने क्या करना है कि जितना मोमेंटम फायरिंग से पहले का है उतना ही मोमेंटम होना चाहिए फायरिंग के बाद। तो जब गोली चली ही नहीं, जब गोली भाई साहब चली नहीं रही है, तो गोली का मोमेंटम कितना, 0, और पिस्टल का भी 0 जब फायरिंग से पहले। फायरिंग के बाद गोली का मोमेंटम गोली का मास इंटू गोली की वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम पिस्टल का मास इंटू पिस्टल की वेलोसिटी, तो आ गया माइनस 2.25 मीटर पर सेकंड। चलो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको और बढ़िया फील आएगी धीरे धीरे। ये वाला करो, रिकॉइल वेलोसिटी निकालो, क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई, ये सेम क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि एक गन ऑफ मास 5 kg फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 250 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो आपको पता है कि तो बेटा रिकॉइल वेलोसिटी नेगेटिव आती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना गन, तो नेगेटिव वाला आंसर होगा, यानी कि बी और डी तो हमारे आंसर नहीं होंगे। इतना तो हमें पता ही है कम से कम, बाकी आप कर लो। तो बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम है, मैंने कहा था कि आफ्टर फायरिंग उतना ही मोमेंटम होगा। जब फायरिंग हुई नहीं तो गन और बुलेट दोनों का मोमेंटम 0 है। तो आफ्टर फायरिंग बेटा बुलेट का मास कितना है, 0.01 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 250। गन है 5 kg की, इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। सेम ही तो चीज चल रही है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आएगी, 1 0 से 1 0 गया, तो आ गया 2.5 प्लस 5v, तो 5v की वैल्यू आ गई माइनस 2.5, तो v आ गया माइनस 2.5/5, तो 5 5 0, 5 5 25, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। तो जिन बच्चों का ए आया उनका ठीक है, ए आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, 5 को 10 से भाग करेंगे तो 0.5 बनेगा। अरे आप एक इक्वेशन सोल्व नहीं कर पा रहे हो, बार बार एक ही तो इक्वेशन है। जब भी बंदूक फायरिंग वाले केस में क्या है, फायरिंग से पहले गन हो बुलेट हो दोनों का मोमेंटम 0,
फायरिंग के बाद में आपको बुलेट का मोमेंटम नहीं लिख सकते क्या? बुलेट का मास कितना है? 0.01 kg। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 250। जो गन है वो 5 kg की, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। इतनी इक्वेशन सोल्व करनी है बस आपको, ये इक्वेशन। क्या है भाई इस इक्वेशन को सोल्व करने में? और ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन कर लिए तुमने पहले भी। एक क्वेश्चन चलो और करो ऐसे ही। पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं कोई क्वेश्चन। एक चलो बच गया, मिल गया आपके लिए। करना ये वाला। और ये 100% सभी का सही आना चाहिए। एक भी बच्चा गलत ना करे। 4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं आप पहले ही। रावत के, विजय, टिंकू, सब करो भाई ट्राई है। चलो देखते हैं किसका ठीक है। सचिन, टिंकू, अनु, सूरज, रोहित, कुछ आंसर आ रहे हैं हमारे पास। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, जिसका वेग 180 मीटर पर सेकंड है। बंदूक का पीछे हटने का वेग क्या होगा? अच्छा, सारे ऑप्शन माइनस में दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन तो बाहर कर नहीं पाएंगे, सोल्व ही करने पड़ेंगे सारा पूरा टोटल। तो जितना मोमेंटम फायरिंग से पहले उतना ही फायरिंग के बाद। तो बिफोर फायरिंग बुलेट और पिस्टल दोनों का मोमेंटम 0। आफ्टर फायरिंग 40 ग्राम की गोली है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 180 की वेलोसिटी से मूव कर रही है। गन कितने की है? 3 kg की, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। इतनी क्वेश्चन बना ली थी, नहीं बना ली थी सबने? देखो इसमें भी गलत गलत आंसर आ रहे हैं, कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, यानी किसी का तो गलत है ही कम से कम। तो जीरो किसके बराबर हो गया? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 18 × 72 7.2 प्लस 3v। तो 3v किसके बराबर हो गया? -7.2 के। तो v की वैल्यू होगी -7.2 इंटू 3। तो -3 दूनी 6, 3 चौक 12, -2.4 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। ए पता नहीं क्यों लिख रहे हो भाई तुम। सी करेक्ट आंसर है इसका। ज्यादातर बच्चों का सी है। कौन था ये धुरंधर जिसने एक इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है इससे 5 क्वेश्चन करने के बाद भी? ये देखो गुड्डू। गुड्डू भैया का हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे। एक सूरज का गलत है इसमें। बाकी पूरी क्लास में सबका ठीक है, 2 बच्चों का छोड़ के। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। और भाई पढ़ के आया करो। देखो क्लास में ना, चलती हुई क्लास से ये मत पता करा करो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलती हुई क्लास में एकदम बीच में आ जाओगे तो नहीं पता चलेगा भाई ये साइंस है। पहले कॉन्सेप्ट सीखा होगा, साथ साथ आप पेन ले रखा होगा, रफ कॉपी ले रखी होगी, ट्राई कर रहे होंगे, तो सीख पाओगे। पर ऐसे नेतागिरी में केवल जज करने आ जाओगे तो क्या पता चलेगा आपको। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।